राजीव जी, अगर हम वामपंथी पार्टियों की ओवरऑल बात करें तो भले ही ओवरऑल जनमानस पर वामपंथी पार्टियों का असर उतना ना हो, लेकिन साहित्य कर्म की बात हो या रंग कर्म की बात हो या फिर बुद्धिजीवियों के बीच में अपनी जगह बनाने की बात हो, उन्हें मोटिवेट करने की बात हो, उसमें उनकी अच्छी खासी पैठ रही है। मगर इन दिनों ऐसा लग रहा है कि वो आइडिया के लेवल पे बुद्धिजीवियों को भी, कलाकारों को भी, सिनेमा मेकर्स को भी ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो आई थिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पूरा वामपंथी धाराओं की उपज और उसकी बढ़ोतरी की जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी को दे दी है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर पहले ऐसा था, ये पहले सोच थी कि जो पार्टी है वो सबसे पहले आगे चलेगी, बाकी सब उसके साथ जाएंगे और पार्टी जैसा उनको डिक्टेट देती थी वो वैसा करेंगे, जो भी, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों। पर ये सोच गलत साबित हुई है, क्योंकि जो समाज से अपने आप चीजें उभरती हैं उसका प्रभाव पार्टी पे ज्यादा पड़ना चाहिए, बल्कि ये कि पार्टी अकेले अपने आप को, कुछ उसके अंदर लोग हों वो सोचें कि वो हम प्रभावित सब लोगों को कैसे करें। तो आई थिंक ये जो चीज है, इसके अंदर जो बदलाव आ रहा है उसी वजह से ये इंटेलेक्चुअल्स और इंस्टीट्यूशंस और सोशल मूवमेंट्स और आर्टिस्ट और जो पार्टी, जो वामपंथी पार्टी है, उसके बीच में एक थोड़ा दरार पड़ा है। और इस दरार को किस तरह से आप भरेंगे, इसके ऊपर डायलॉग चाहिए, डिस्कशन चाहिए है, बहुत सारा एक दूसरे को समझने की जरूरत है, ये सब करना पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है क्यों ये दरार बढ़ती जा रही है? क्यों जो प्रभाव था वामपंथ का वो प्रभाव भी घट रहा है? कई कारण हैं, मैं उसका पूरा विश्लेषण इतने कम समय में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पार्टी के अंदर हमने इसके स्टडी किए हैं और कुछ गलतियां पार्टी की तरफ से भी हुई है, हमारे तरफ से भी हुई है, और हम जो आंदोलन या संगठन करते हैं उनके अंदर से भी कुछ गलतफहमियां या गलती थी, समझ की कुछ फेर थी, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने को भी दुरुस्त करना पड़ेगा, जो हथियार है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आपने जैसे कहा कि ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, पूरे विश्व में ऐसे एक माहौल बना, तो उससे हमारे संगठन या आंदोलन भी प्रभावित हो गया, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वामपंथा का मतलब है वो बॉटम अप, टॉप डाउन अप्रोच से नहीं होगा। जैसे अर्थनीति में बोलते हैं, तो वो सामाजिक आंदोलन में भी और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो हमारा पहल होगा वो बॉटम अप होगा, नीचे से। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, शुरू किए हैं, और आने वाले दिनों में और ज्यादा आप देखेंगे। लेकिन पिछले 1-2 दशकों के दौरान ये कोशिश क्यों कमजोर है? नहीं, ये तो सामाजिक आर्थिक एक ऐसी स्थिति में आप वास्तविकता से हटके तो नहीं कर सकते, हम एक आइडियल सिचुएशन सोच सकते हैं। क्या हुआ देखिए, आप अभी जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, अब जो ऑप्शंस आए हैं कि इंस्टीट्यूशन में एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है कि हम 2 लाख 3 लाख 5 लाख खर्च करेंगे और वहां से हमारा जो निकलेगा फिर बच्चा कहीं जाके या विदेश में जाए या देश के कहीं में जाए, ये ऑप्शंस हुए। तो जो बेस्ट ऑफ द टैलेंट, जो यंग जनरेशन जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से आते थे, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एक ऐसे माहौल बनाए गए जहां पे लोकतांत्रिक परंपरा को खत्म किया गया, या तो जाति के नाम पर हो, या धर्म के नाम पर हो, या पैसे के नाम पर हो। अब चुनाव हो जाते स्टूडेंट्स यूनियन दखल कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो वामपंथी जो उस वक्त उनका सोच में जो प्रभावित होते थे, संगठन में नहीं आते थे, लेकिन वो चाहे फिल्म में जाए, चाहे वो टेलीविजन में जाए, चाहे वो पत्रकारिता में जाए, चाहे वो सरकारी ब्यूरोक्रेट्स में जाए, चाहे शिक्षक में बने, तो उनका वो जो इम्बाइब होता था वो रहता था। हम इस जगह पर जो पोस्ट 92 के जो दशक 90s के एक साथ दोनों हुआ, लिबरेशन का भी मामला आया, एक मंदिर मस्जिद का भी बखेड़ा खड़ा हुआ, जातिवाद का भी मामला ऐसे आ गया खड़ा हुआ कि वहां पे वामपंथी उस पहल को, उनका जो विस्तार था उसको बजाय वो उसको या तो समझने में फेल हुआ हमारा, या हमारी जो समझ थी उसके साथ हम उस समझ को जोड़ नहीं पाए। आदित्य जी, क्या पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में कहीं वामपंथ या वामपंथी पार्टियां कमजोर पड़ी और इसकी वजह से अलग अलग सेक्टर्स वो देखती है कि मजदूर वर्ग में हमारी पहुंच कितनी है, छात्रों में हमारी पहुंच कितनी है, रंगकर्मियों में हमारी पहुंच कितनी है, महिलाओं में हमारी पहुंच कितनी है, लेकिन जो एक समग्र रूप से सोच होना चाहिए, सबको साथ लेकर डोर टू डोर जाकर एक एक घर, एक एक परिवार के साथ अपना नाता बनाने का, उस सोच में कमी की वजह से शायद ये प्रभाव तो नहीं कम हुआ। पूरी तरह सहमत हूँ।
और आपने जो बहुत पते की बात करी है, प्रभाव और पार्टी में जो डिफरेंस बताया, ये लेफ्ट के लिए बहुत ज्यादा अप्लाई करता है। लेफ्ट का अपनी अगर वो हिस्ट्री देखें, इनका प्रभाव 1930s और 40s में पूरे देश में था। मतलब फ्रॉम पोएट्स टू फिल्म मेकर्स, चाहे राज कपूर हो, चाहे सितारा रविशंकर हो, तो कोई भी हो, एनीबॉडी हु वाज एन इंटेलेक्चुअल 30s और 40s में सब लेफ्ट से इन्फ्लुएंस थे, कम्युनिस्ट नहीं थे, लेफ्ट से इन्फ्लुएंस थे। पर जब इसको वो नहीं समझते और सिर्फ उसको कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ले आते हैं कि हम रेवोल्यूशन कर देंगे, तो ये सारा जो बाकी सारी लेफ्ट है वो उससे रिपेल हो जाती है, क्योंकि वो उनको अलाउ ही नहीं करते आने में। जो उनके पार्टी लाइन से नहीं अग्री करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, है, तो उसको वो धक्का दे देते हैं कि ये तो रिविजनिस्ट है, ये हमारे साथ नहीं हो सकता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, तो वो जो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस की बात पार्टी स्ट्रक्चर की बात है, ये पुरानी स्टालिनिस्ट पार्टी स्ट्रक्चर की बात है, इसको तोड़ना पड़ेगा। नहीं टूटेगा तो ऐसा ही चलता रहेगा, है। ये वो पार्टी स्ट्रक्चर चल ही नहीं सकता, आपको आम जनता को आने देना पड़ेगा, उसमें एंट्री होनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो कैप्चर ऑफ पावर थ्रू वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन जो है ना, इसको बदलना पड़ेगा। आम जनता नीड्स डिफाइन अलग तरह से करने पड़ेंगे, सिर्फ ट्रेड यूनियन नहीं। अभी क्या नीड है, सबसे ज्यादा लोग किस चीज पे, गरीब आदमी, किसी को भी पूछ लीजिए, हमने सर्वे करके देखा हुआ है, उसको आप गरीब आदमी को पूछिए कि आप गरीबी का मतलब क्या है, कोई भी नहीं कहता कि गरीबी का मतलब ये है मुझे खाने को नहीं मिलता या मेरे पास फैन नहीं है। वो कहता है गरीबी का मतलब ये है कि ना मैं अपने आप को एजुकेट पढ़ता हूं कर पाया हूं, मैं अनपढ़ हूं और मेरे बच्चे को भी नहीं पढ़ा पाता हूं। एजुकेशन इज व्हाट दे वांट, पर एजुकेशन की कोई बात नहीं करता। एजुकेशन में कौन बात कर रहा है? दक्षिणपंथी लोग हैं, हजारों स्कूल खोल लिया उन्होंने अपने आरएसएस के, है ना। पर लेफ्ट कहां पे? वहां पे यूथ की बात है, एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है। ये हर एक चीज को सिर्फ क्लास स्ट्रगल के साथ जोड़ देने से नहीं होएगा। अब हेल्थ जो है वो सबको साथ, सबको उसका ये अगेन आप आदमी पार्टी को देखिए, किस चीज की बात है? बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, यही सारी चीजें लोगों को जोड़ती है, हर एक वर्ग के लोगों को जोड़ती है। तो ये एक नया स्ट्रैटेजी जिसमें कि हर एक वर्ग के लोगों को मुद्दों पे साथ लेके जाना, इसके लिए एक थिंकिंग, एक इस ट्रेडिशनल पार्टी स्ट्रक्चर की थिंकिंग से ये नहीं हो सकता। बिल्कुल ही एक रेवोल्यूशनाइज करना पड़ेगा अपने आप को, जो कि विदेश में किया है पार्टियों ने। इन सब चीजों को इकोनॉमिज्म कह के कंडेम कर देते थे कि अगर वर्किंग क्लास अपने नीड्स को सैटिस्फाई करना चाहते हैं, वेजेस ज्यादा चाहते हैं, स्कूल में भेजना चाहते हैं बच्चों को, तो वो सब एक बिकॉज द होल अप्रोच वाज कि आगे एक नया जमाना आएगा रेवोल्यूशन के द्वारा। तो ये चीजें अगर इस पे ही हम सीमित रहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो उसको इकोनॉमिज्म करके अलग कर देते थे और उसकी तरफ सबको, तो वो चीजें। और दूसरी बात मैं इनसे एग्री कर रहा था। और दूसरी चीज ये कि अब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अब उनका एक फंक्शन ही है कि वो सबको एक आईना दिखाएं कि क्या हो रहा है, अपने आप को भी और बाकी सारे समाज को भी। जहां पर कमियां नजर आएंगी, जहां पर गलतियां नजर आएंगी, उनको निडर होकर बोलना चाहिए। तो वो किसी पार्टी के साथ बिल्कुल ऐसे नहीं जुड़ सकते, क्योंकि पार्टीज का अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उनके अपने तरीके होते हैं। वो इतनी जल्दी ना तो खुद को क्रिटिसाइज करते हैं और ना ही दूसरे की क्रिटिसिज्म को वो लेने को तैयार होते हैं। जी, वही तो ये टेंशन जो है इंटेलेक्चुअल्स और पार्टी का, इसका बेस्ट तरीका यही होगा कि हम इंटेलेक्चुअल्स को क्रिटिसाइज करने दें और उससे सीखने की कोशिश करें, या कि बल्कि ये बजाय उसके कि उनको डिसमिस कर दें या उनको उनकी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम कर्ब करें, जो एक ट्रेडिशन रहा है। तो क्या ये लेफ्ट जो है एक अपनी बिरादरी बनाकर उसी खोल में अपने को समेट लिया, और शायद इस वजह से कि जो इंटेलेक्चुअलिज्म उनके अंदर है, जो इंटेलेक्चुअल समझ उनके अंदर है, वो दूसरों के अंदर नहीं है, इसलिए वो हमारे दायरे में नहीं आ सकते या उनसे हम नहीं जुड़ सकते हैं। इस वजह से भी वो सिमटता चला गया और जनता से दूर होती चली गई पार्टियां। ये लड़ाई जिसकी बात आप कर रहे हैं बहुत पुरानी लड़ाई है, मेरे ख्याल में दशक 30-40 में खत्म हो चुका था। अब एक नया दौर है। इस नए दौर में न तो वो कोशिश कर रहे हैं हमें कम्युनिस्ट बनाने का, न तो हमसे लड़ रहे हैं क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं हैं।
इस नए दौर में और भारतवर्ष में हमें ये देखना है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और वो चुनौती है सांप्रदायिकता का। तो जो भी गैर सांप्रदायिक हो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, ये एक सोचे। दूसरी कि एक हकीकत है कि 70% जो हमारी देश की आबादी है वो गरीब है, किसी न किसी लिहाज से वो गरीब है। तो इन सबको हम जोड़ें तो बहुमत अपने आप बन जाता है। और ये जो आप बता रहे थे आदित्य जी, पानी की, बिजली की, भोजन की, ये सब हम सब मानते हैं। मुझको नहीं लगता है कि इस पर कोई अंतर होगा वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी और वाम में कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये जो यदि समस्या हो तो वो कांग्रेस पार्टी का समस्या है कि एक तरफ हम ही कह रहे थे नियो लिबरलिज्म और आर्थिक विकास को बढ़ाने का एक तरीका ये है, ये लिबरलिज्म, लेकिन इसका असर हर व्यक्ति पर पड़ता है या बहुत ज्यादा चंद लोगों पर पड़ता है और बहुत कम ज्यादा लोगों पर पड़ता है। इसको देखकर हमने दो नीतियां चलाई साथ साथ। एक जो कि बृंदा करात को पसंद नहीं है कि हमने नियोलिबरलिज्म कहा, लेकिन उसके साथ मनरेगा जितने भी कार्यक्रम, मनरेगा से शुरू होकर जितने भी कार्यक्रम हमने किया, उसके बारे में कोई आलोचना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यही सरकार तो उन्हीं कार्यक्रमों को आगे ले जा रही है जो उनके नए कार्यक्रम हैं। लेकिन विडंबना ये है कि उनके दबाव में शुरू किया गया मनरेगा का भी वो क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। चाहे अगर आप कहें तो कांग्रेस पार्टी ने जो ये या यूपीए ने जो शुरू किया वो भी एक तरह से लेफ्ट की आइडिया को ही आगे बढ़ाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बजाय किसी वर्ग पर या किसी फिरके पर अपना प्रभाव लगाने का, यदि इनका राजनीतिक कार्यक्रम ऐसे बने कि हम, जैसा कि बन रहा है, जैसा कि मैं प्रतिदिन देख रहा हूं राज्यसभा में, कि हम इकट्ठे हो रहे हैं, बिंदुओं पर इकट्ठे हो रहे हैं, मुद्दे पर इकट्ठे हो रहे हैं और एक आवाज उठाते हैं, 43 आवाज उठते नहीं है, तो तब एक किस्म की आदत पड़ जाएगी कि हम कैसे काम करें बिना हमारे अलग अलग हैसियतों को मिटाना जी। तो ये हो रहा है और इसको हम आगे ले जाएं तो मोदी जी का जो काल है वो और 4 साल ही, शुक्र है एक तो खत्म हो गया, तो 4 ही साल रहे और उसके बाद उनको भी घर वापस कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मणिशंकर अय्यर जी की आशा है कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नव उदारवाद की आर्थिक नीति और सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी दोनों साथ साथ चल सकती है और सीपीएम को इस पर मिलकर साथ चलना चाहिए और कांग्रेस का साथ देना चाहिए, कितना? लेकिन हम लोग, जो आपने सवाल उठाया था उससे हम हट गए। हाँ। आपने सवाल पूछा था कि वामपंथी विचारधारा का प्रभाव क्यों कम हो रहा है। ये पहला सवाल तो हमने आंसर कर दिया। तो मैं मणि जी से इस छोटी सी बात पे असहमत हूं कि उसका हमको मिल गया, पहले सवाल का जवाब हमको पहले सेगमेंट में मिल गया। अब दूसरा सवाल हो रहा है। हाँ। उसके रिस्पॉन्स पे हम कुछ कह रहे थे। हाँ। कि ये प्रभाव को कैसे बढ़ाएं। ये कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी बनाने की बात नहीं है, ये बाकी सारी जनता को एक समाज में अपना प्रभाव हासिल, ऐसी सोच उपज करने की बात है जिससे वो कोई भी वामपंथी पार्टी हो उसको वो सपोर्ट एक नेचुरल तरीके से दे पाए, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस अगर हो या कोई आम आदमी पार्टी इस तरह से बनना चाहे तो वो हो, किसी भी पार्टी को। और वो एक तो दो सवाल हैं, एक राजनीतिक स्पेस की बात है और दूसरा सामाजिक स्पेस की बात है। सामाजिक स्पेस की दोनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में अगर उसको आगे जाना है तो सबको साथ लेकर, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी राजनीतिक स्पेस भी बढ़ा सकता है और तभी शायद देश और समाज का भला भी हो सकता है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अगर समाज में स्पेस बनाना है तो वो जो अपना इंटेलेक्चुअल एरोगेंट का जो एक उनका परसेप्शन है उसको भी दूर रखना पड़ेगा। मैं चाहती हूं कि सवाल नहीं कुछ। सलीम सर, जैसे कि हम जानते हैं कि मौजूदा हालत में लेफ्ट आंदोलन को बहुत तेजी से बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश का ऐसा भी है जो लेफ्ट के बारे में जानता नहीं है। जब लेफ्ट को उनके सामने रखा जाता है तो उनको लगता है कि लेफ्ट का आंदोलन का आक्रमण उनके धर्म से है। तो ऐसे माहौल में हम उस तबके को लेफ्ट आंदोलन से कैसे जोड़ सकते हैं, मुद्दों से या विचारधारा से? एक तो इसका कारण ये है कि वामपंथी की जो पहुंच है वो
कमजोरी होने के नाते, खास करके उत्तर भारत, पश्चिम भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में, तो वामपंथी क्या चाह रहे हैं वो सुनने से पहले जो गैर वामपंथी है, उनके जो या तो उनके विचार के विरोधी जो है, वो पहले से कुछ एक धारणा बना देते हैं। जैसे आपने कहा अरे ये तो धर्म विरोधी है, या वो आपके धर्म को नष्ट कर देगा। तो जो सवाल बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उसको लेकर के वामपंथी का सवाल है, वो हमारी कमजोरी हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और जो नए माध्यम हुए प्रचार के, ये सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन चैनल्स है या अखबार है, पहले क्या था, हमारे यहाँ खुद लिखते थे, खुद छापते थे, खुद जो 30 के 40 के दशक में बोल रहे हैं, तो लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स वो छाप करके बम्बई स्टेशन में वो खुद अपनी कविता, अपने कागज बेच रहे हैं। लेकिन आज क्या है कि वो सृष्टि कोई कर रहा है और मार्केटिंग कोई कर रहा है, और ये ह्यूज कॉर्पोरेट बिजनेस है। तो वहां वामपंथी को वो उनके अगर वो सुपर प्रॉफिट के खिलाफ है तो उनके वो स्पॉन्सरशिप क्यों करेंगे? सलीम साहब अगला सवाल ले लेते हैं। मेरा एक टिप्पणी देना चाहता हूँ कि हम लोग के होता है कि वामपंथी विचारधारा से लोग कहते हैं कि एक छात्र आंदोलन होना चाहिए, कि छात्रों का इसमें बड़ा भागीदारी होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि जब नई सरकार आती है तो वो जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग आपस में इकोनॉमिक पॉलिसी और सांप्रदायिकता के इशू पर ही डिबेट करते रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम का ऐसा बना रही कि ए पॉलिटिकल एटीट्यूड कर रही है। वो छात्र चुनावों को बंद कर रही है कि जहां पर ही एक स्टूडेंट एक विचारधारा, एक लेफ्ट की विचारधारा को समझ पाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर एक सिर्फ की सांप्रदायिकता और इकोनॉमिक पॉलिसी देखकर एक एजुकेशन सिस्टम पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी गवर्नमेंट वो ए पॉलिटिकल एटीट्यूड जानबूझकर ब्रीड कर रही है स्टूडेंट में, ताकि वो सिर्फ अपने ऊपर सोचे, ना कि देश के और समाज के लिए सोचे। जी, ये यूपीए सरकार के दौरान में छात्र संघ चुनाव पे पाबंदी लगा दी गई थी तमाम यूनिवर्सिटीज में, और उसी के संदर्भ में ये सवाल है कि क्यों सरकारें ए पॉलिटिकल स्टूडेंट्स बनाना चाहती हैं, ताकि कैंपस में वो पॉलिटिक्स की बात ही ना हो, और फिर वो जो है जब सामाजिक जीवन में आएंगे तो वो उस तरह से लर्न ही नहीं होंगे। मैं उस जमाने के नीति से सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कि राजनीति को छूट देना चाहिए कि विद्यार्थियों के बीच में वो जाए और कि लोग अपने अपने मन बनाएं राजनीतिक विषयों पर। जी, आप कुछ हम तो उस यूनिवर्सिटी में से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पे कोई स्टूडेंट नहीं है जो पॉलिटिक्स नहीं करता है, जहां वामपंथी स्टूडेंट्स कम से कम 40 साल से जीतते आ रहे हैं इलेक्शंस वगैरह को। हाँ? तो पॉलिटिक्स के बगैर एजुकेशन का मतलब ही क्या है? एजुकेशन सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए तो नहीं है ना, कुछ उस एजुकेशन से आपने देश के लिए कुछ करना है। तो पॉलिटिक्स तो बहुत जरूरी चीज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट बल्कि मैं ये कहूँगा तो अच्छा राजनीति होगा। ये सीताराम येचुरी की जो बात हो रही थी, बिल्कुल, सीताराम येचुरी स्कूल लिविंग एग्जाम्स में पूरे देश के अंदर फर्स्ट हुआ, और लेफ्ट का आज वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। सलीम साहब, लेफ्ट का ये बड़ा रोल रहा है कि किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें वह बहुत अच्छा रोल रहा है। अब जब देखिए आप 1980s के दशक से लेके ये सारी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ती गई है, जातिवाद, कम्युनल पॉलिटिक्स जो बढ़ती गई है, इसके खिलाफ कौन खड़ा होएगा? तो इसके खिलाफ खड़े होने के लिए लेफ्ट का बहुत जोर का रोल होना चाहिए। लेकिन आदित्य जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो लेफ्ट का गढ़ केवल जेएनयू बचा रह गया है, उसको भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसे आप दिल्ली बैठ के जेएनयू देखते हैं, आज हिमाचल में सीपीआई बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेफ्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो कौन जीत के आ रहे हैं? 10 साल से 15 साल से इतने मारधार, अभी भी एसएफआई के सब स्टूडेंट्स के सर पर ये भी सच है कि वो स्टूडेंट यूनियन में भले ही उनकी पैठ बहुत अच्छी हो, लेकिन जब विधायक का और एमपी का चुनाव लड़ते हैं वो पता नहीं क्यों हार जाते हैं। मैं इनसे सहमत हूं। राजस्थान में सीकर में कौन है? कॉलेज में है, ऐसे कुछ भी है, मैंने सिर्फ जेएनयू नहीं। मैं आप सब लोगों से सहमत हूं कि एजुकेशन सिटीजन, एक डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने के लिए भी होनी चाहिए, जिसका मतलब यह है कि पॉलिटिक्स से एजुकेशन को अलग नहीं करना चाहिए। पर उसके साथ साथ मैं एक ये भी कमी मानता हूं कि हुई है कि एजुकेशन के जो सारे इश्यूज हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर पढ़ाई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई हो, उनके जो एजुकेशन का क्या गोल है, उसका क्या मीनिंग है, क्या हम लोग एजुकेशन ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी ही संस्था में उन चीजों पर बहस बहुत कम हुई है। और छात्रों को सबसे पहले उन चीजों के ऊपर अपना घर साफ करना चाहिए, यूनिवर्सिटी साफ करनी चाहिए, उसके बाद देश बाकी साफ भी होगा। सरकारी स्कूल खत्म हो गए हैं, ये खत्म, हम लोग पब्लिक प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अगले सवाल ले लेते हैं सर। अय्यर सर और सलीम सर,
जहां एक और केंद्र में अधिकांश समय तक कांग्रेस और स्टेट पे आपकी गवर्नमेंट रही है, तो पश्चिम बंगाल और केरल। हाँ, पश्चिम बंगाल और केरल में गवर्नमेंट, केरल त्रिपुरा, हाँ जी, आपकी रही गवर्नमेंट रही है। और वहीं जवाहरलाल नेहरू से लेकर ज्योति बसु तक आपकी साइड से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो आज स्थितियां बनी है, पहली चीज तो गत 10 से 20 सालों में आपने कितने जन आंदोलन किए दोनों पार्टियों ने। दूसरा ये है कि आपका जो वोट बैंक है ये समय के साथ सामंजस्य नहीं, मीन्स पार्टियां समय के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही हैं, ये है या कमजोर नेतृत्व का सवाल है? ये तमाम मुद्दों को लेकर हम आंदोलन बहस किए हैं। रंग लाती है हिना पत्थरों में बिस जाने के बाद, और सुरखरू होते हैं इंसान ठोकरे खाने के बाद। हमारी कमजोरियों की भी हमने आकलन किया है, और हम उसको फिर से, जैसे जहां हम थे मजबूत, वो 30, 40, 50 के दशक में जो आंदोलन संघर्ष हुआ था, जमीन का आंदोलन, बड़े बड़े जागीरदारों से जमीन लेकर के, और वो किसान जो खेती करते उनको मिला, या सांस्कृतिक आंदोलन या शिक्षा आंदोलन, उसका एक प्रभाव था। फिर नए सिरे से 70, 80, 90 के दशक में उस तरह से वामपंथी नए क्षेत्र में विस्तार हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसका असर हमें आज भी देखने मिल रहा है। और आज के दौर में उस तरह से रातों रात वो एक इमेज बिल्डिंग करके आर्टिफिशियल तैयार कर सकता है, सपना बेचा जा सकता है, लेकिन जनसंघर्ष, जो बिजली, पानी, बत्ती, जो लोगों का परेशानी सवाल है, सड़क, वो लेकर के मिट्टी में रह करके वो लड़ाई नहीं लड़ने से वो नहीं होगा। सलीम साहब, वक्त की कमी है, एक और सवाल ले लेते हैं जी। नमस्कार सलीम साहब, मेरा सवाल आपसे ही है कि पिछले 5 दशक पहले तक आप एक अच्छी पार्टी के रूप में जाने जाते थे, अब आप अपना वजूद तलाश रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस का साथ पकड़ के आप एक असल वजूद पा सकेंगे? जबकि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा यही स्पष्ट कर दी है कि जो 70% गरीब तबका है उसको अगर एक साथ कर लें तो बहुमत मिल जाएगा, मतलब गरीब उनके लिए बहुमत है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका भविष्य कांग्रेस के साथ सटीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अपनी बात रखी है, हमने अपनी बात भी रखी है, और हम ये नहीं समझते हैं, उसके लिए कांग्रेस को भी बहुत सफर करना पड़ेगा। सिर्फ एक धाम केदारनाथ नहीं, कई धाम जाना पड़ेगा और अपने को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। वरना हम तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर उन्हें समर्थन दिए थे, लेकिन वो उसको छोड़ चले गए, और गरीब को छोड़ करके आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो हम कांग्रेस की काम ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये उनको भी रीइन्वेंट करना पड़ेगा, लेकिन हमें गरीब के पास जाना पड़ेगा और गरीब को संगठित करना, वो वोट के लिए नहीं, गरीब की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गरीब को पता नहीं चल पा रहा है कि उसका भला कैसे होगा। जी, अगला सवाल पूछिए आप में से कोई। कि क्या आप बीजेपी पार्टी से डर गए, जो सब मिलके राजनीति में आ रहे हैं, एक साथ मिलने को इतने मजबूर हो गए हैं? बीजेपी राजनीति पहले हम एक साथ लड़ रहे थे, आपस में भी लड़ते हैं, एक साथ लड़ते हैं। बीजेपी तो 80 में आई है, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस आप लोग क्या बीजेपी से डर गए हैं, जिसकी वजह से सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं? हम बीजेपी से नहीं डरे, उनको हमसे डरवाना है, क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन भूलिए मत कि ये देश पिछले 60 साल से आज़ाद है और बार बार इनको हमने हराया है। 1984 में उनको 2 ही सीट मिले थे, तो ये कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है कि बीजेपी जीत कर आए। लेकिन जो उनकी मंशा है, जो उनका विचार है, जो उनका विचारधारा है, उसके खिलाफ लड़ना बहुत ही आवश्यक है, उनके पास 2 सीट हो या 200 हो। समाज के आखिरी आदमी तक अपनी जगह बनाने में, अपनी पहुंच बनाने में लेफ्ट को क्या करने की जरूरत है? छोटे छोटे जवाब। बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत मोटे तौर पर मैं ये कहूंगा कि सारी जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा, और अपनी मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को चेंज करना पड़ेगा, अगर वो सबके पास पहुंचना चाहते हैं तो। जी। ये सारे के सारे जो आई एम श्योर ऐसे चेंजेस हुए भी होंगे, लेकिन काफी हद तक ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज ये पुराने टाइम के हैं। आज जमाना बहुत बदल चुका है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1917 में बनी थी या 1949 में बनी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन आजकल के माहौल के लिए ठीक नहीं है। नए दौर में रीइन्वेंट करने के लिए लेफ्ट को क्या करना चाहिए? अपना जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है उसमें वापस जाना चाहिए, वो है आइडियोलॉजी। वो अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट करे, ना कि छोटी छोटी पॉलिटिक्स करें कि इसके साथ थोड़ी गठबंधन कर ली, तो उसके साथ ये कर ली, थोड़ी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स कर ली, थोड़ी कास्ट पॉलिटिक्स कर ली। दिस इज नॉट इट, आइडियोलॉजिकल। और इस वक्त हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक ही आइडियोलॉजिकल पार्टी है, वो है बीजेपी। वो आइडियोलॉजी में फोकस करते हैं,
वो स्कूलों में जाते हैं, वो एजुकेशन में फोकस करते हैं, लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और वो पहले ये काम लेफ्ट किया करती थी, हम चाहेंगे कि लेफ्ट ये काम दोबारा से करे, आइडियोलॉजिकल बैटल करे बीजेपी के साथ। बीजेपी जीत नहीं गई है, बीजेपी ये इलेक्शन हिंदुत्व पे नहीं जीती है। अगर वो जीत गई होती हिंदुत्व में तो आज हम हिंदू स्टेट होते, क्योंकि आरएसएस का विश्वास है कि हिंदू स्टेट है और मुसलमानों को उनकी वोट ही ले लो। वो कहते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म करने का तरीका क्या है, वो एमपी ने कहा कि इनकी वोट ही ले लो। नहीं, वो शिवसेना के एमपी थे। शिवसेना के उनके दोस्ती हैं, पर बीजेपी के शख्स इससे भी अच्छी स्टेटमेंट करते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्ती। जी, तो क्या विचारधारा पर, हालांकि आप लोग मानते हैं कि हम विचारधारा से नहीं भटके हैं, लेकिन क्या मूल रूप से उस विचारधारा पर फिर से जाने की जरूरत है जिसमें समाज और तमाम पीड़ित वर्ग दोनों को साथ लेकर चल सके? सिद्धांत को छोड़ नहीं सकती कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उसको लेकर किस तरह से जाए, जैसे उन्होंने कहा कम्युनिकेशन स्किल, मोबिलाइजेशन कैपेसिटी और तरीका, और हमारे जो लास्ट माइल पोस्ट है उसको हम और भी ज्यादा किस तरह से रिवैम्प करें, रिन्यू करें, वो एक बड़ी चुनौती है। और इसके ऊपर हमने विस्तार से सिर्फ बातचीत नहीं, कुछ जगह पर काम भी कर रहे हैं और उस अनुभव को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर वो करना, इसमें संसाधन की कमी तो है, कार्यकर्ता की हमें कमी है, लेकिन जहां हम हैं वहां हम वो करेंगे और कर रहे हैं, और जहां नहीं है वहां हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपके तमाम के मशवरा। सीताराम येचुरी पर आपको बहुत भरोसा है, लेकिन पार्टी तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत चलती है और कलेक्टिव फैसले करती है। तो जब कलेक्टिव फैसले करेगी तो सारी पार्टी इस तरह की चीज को लेकर चल पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। आपको मुझे मोहम्मद सलीम पर भी बहुत भरोसा है। मेरा ये कहना है कि जो ये करना चाहते हैं अपने पार्टी में वो करें, वो उन पर छोड़ते हैं, लेकिन जबकि राजनीतिक मैदान पर हम उतरते हैं वो एक तरफ न रह जाएं, हमारे साथ कंधे से कंधे लगाएं और फिर हम दिखाएं इस देश को कि हम जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, जितने भी मुद्दे हों जिस पर कि हमारे बीच में अंतर हों, जहां की ये बीजेपी के लड़ने का सवाल उठता है वहां एक है, ताकि इस देश को हम बचाएं। और ये जो अभी बता रहे थे द आइडिया ऑफ इंडिया, इसको हम बचाए रखें, ताकि भारत को भारत रहना हो तो ये एक हिंदू देश नहीं बन सकता है। इस देश को सब भारतीयों का देश बना रखना है। और इसके लिए मुझे लगता है कि बाकी जितने भी छोटे छोटे मामले हैं उस पर अंतर रह सकता है, लेकिन इस एक खास मुद्दे पर हम सबको एक होना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूं कि सबसे आसान हमारे पास करीब लाने के CPIM ही है, और उसमें मैं जानता हूं कि बृंदा करात भी हैं और प्रकाश करात भी है, और कि ये दो अच्छे लोग भी हैं। तो देख लेंगे अंत में जाकर जो इनका फैसला है, कलेक्टिव डिसीजन जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधे लगाने का हो, बाकी मामलों में ये अपने विचार अपने पास रखें। तो चुनावी सफलता तो जरूरत है ही वक्त की, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरत है कि किसी तरह से जो विचारधारा, जो मूल विचारधारा है उस पर भी टिक कर रहे पार्टी, तभी शायद समाज को जो और देश को जो जरूरत है इस पार्टी की, वो भी उसकी प्रासंगिकता भी साबित कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका। आपका भी।